एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लेकर आए हैं हमारा कमर्शियल लॉ का एक और नया क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू इंडेमनिटी एंड गारंटी। सो कमर्शियल लॉ का ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी एंड गारंटी। आपसे क्या मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है इंडेमनिटी एंड गारंटी के लॉ का, या फिर उसका एक अकेले का मतलब पूछा जा रहा है। इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, और कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं इंडेमनिटी के अंदर, जैसे इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफाइड, या फिर कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है गारंटी के अंदर, जो गारंटी श्योरिटी जो देता है, या फिर इनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या राइट्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो आइए इसका आंसर लिखते हैं आप। सो इंडेमनिटी एंड गारंटी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन बिजनेस एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, सो हमारे बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के बीच में जो रिस्क है और जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा प्रेजेंट ही होती है। मींस कई बार कोई चीज़ हो या ना हो, ऐसा हो सकता है। कोई चीज़ होने वाली होती है वो नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होनी होती वो हो जाती है, और कई बार घाटा हो जाता है। तो ये सारे रिस्क प्रेजेंट होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कई बार। तो इन सभी पार्टीज़ को सेफगार्ड करने के लिए इन फाइनेंशियल या फिर फाइनेंशियल लॉसेस या फिर डिफॉल्ट्स के अगेंस्ट एक लॉ प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये किसके अंदर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी किसके अंडर आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अंडर ही आते हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प इन रिस्क मैनेजमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये रिस्क को मैनेज करने में मदद करती हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं पार्टीज़ में। सो इंट्रोडक्शन में यही लिखना है कि हमारे नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कुछ दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पार्टीज़ को, और उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 4 बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके बीच में एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को सेव करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उस लॉस से जो कॉज हुआ है उसे, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जो कि जिसने प्रॉमिस करा था उसके कंडक्ट के साथ उसे लॉस हुआ, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और के पर्सन की वजह से उसे लॉस हुआ है, कुछ करने से उसे घाटा हुआ है, तो वो उसका लॉस बियर करेगी। मान लो ए और बी आपस में दो बंदे थे। ए ने बी को बोला कि अगर मेरी वजह से तेरे को कोई घाटा होगा तो तेरे को मैं पैसे दूंगा, या फिर किसी और की वजह से तेरे को घाटा होगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। सो द पर्सन हु गिव्स इंडेमनिटी, सो जो बंदा दूसरे बंदे को श्योरिटी देता है उसका रिस्क बियर करने के लिए, उसे इंडेमनीफायर बोलते हैं। और जो द पर्सन हु इज़ प्रोटेक्टेड, जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। अब दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो हम आगे जाके जब इसे और डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर समझ लग जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये क्योंकि ये सेक्शन की डेफिनेशन इसलिए आपको थोड़ी समझने में मुश्किल आ रही है। इंडेमनिटी का सेक्शन है सेक्शन 124, गारंटी का सेक्शन है सेक्शन 126, एग्जैक्टली दो सेक्शंस के बाद। और कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या कहता है कि हम परफॉर्म करेंगे उस प्रॉमिस को, या फिर डिस्चार्ज करवाएंगे आपकी लाइबिलिटी को, जो किसी थर्ड पर्सन के लिए जनरेट हुई है किसी डिफ़ॉल्ट के केस में, कि अगर आपको कोई देनदारी खड़ी हो गई तीसरे बंदे के लिए तो हम उसकी देनदारी आपको पूरी कर देंगे। तो इसमें जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो तीन पार्टी होती है, इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्रेडिटर, एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है श्योरिटी। श्योरिटी नाम से तो चल रहा है जो बंदा श्योरिटी दे रहा है, जैसे इंडेमनीफायर, उस केस में इंडेमनीफायर दे रहा था, यहाँ पे श्योरिटी दे रहा है वो चीज़। यहाँ पे श्योरिटी वो बंदा है द पर्सन हु इज़ गिविंग द गारंटी। प्रिंसिपल डेटर वो है जो पैसे देता है दूसरे बंदे को, हु हैज़ लाइबिलिटी। और क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर वो होता है जो पैसा लेता है, और क्रेडिटर वो होता है टू होम गारंटी इज़ गिवन। आई थिंक मैंने फिर से उल्टा बोल दिया। क्रेडिटर वो होता है टू होम गारंटी इज़ गिवन, जिसे गारंटी दी गई होती है। ठीक है, क्रेडिटर मतलब क्या है, अब फिर से सुनो ध्यान से। क्रेडिटर वो है जिसे गारंटी दी गई है कि अगर कल को ये पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो क्रेडिटर वो जिससे हमने क्रेडिट लिया है, जिससे हमने उधार लिया है,
और प्रिंसिपल डेटर वो हु हैज़ लाइबिलिटी, जिसके पास देनदारी आई है। तो प्रिंसिपल डेटर की जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, और पैसा मिलता किसको, क्रेडिटर को मिलता है। मैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडेमनिटी में क्या देखते हैं, इट हैज़ टू पार्टीज, इट इज़ अ टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। द इंडेमनीफायर प्रोमिसेस टू कंपनसेट द इंडेमनिटी होल्डर फॉर एनी लॉस। जो इंडेमनीफायर होता है वो इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस करता है कि वो उसका कोई भी लॉस होगा उसे कंपनसेट करेगा। लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड डायरेक्ट, उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। अगर लॉस होगा तो किसको पे करना पड़ेगा, इंडेमनीफायर को पे करना पड़ेगा। जो इंडेमनिटी होल्डर है उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इंडेमनीफायर ने उसे ये श्योरिटी दी है। श्योरिटी ने हम इसे बोल सकते, उसे एक प्रॉमिस दिया है। उसकी लाइबिलिटी डायरेक्ट होती है और प्राइमरी होती है। ये किस में यूज़ होता है, इंश्योरेंस केस में। जैसे अगर आपके कार को कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी कोई प्रोडक्ट, कोई उसका पार्टिकल, आपको कुछ भी उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका क्लेम देगी, आप नहीं दोगे, क्योंकि आप उसको हर साल क्लेम देते आए हो। यहाँ पर बात अलग है, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ प्रॉमिस करें, वहाँ पर पैसे देने की बात नहीं अभी हुई, इंस्टॉलमेंट्स पे करने की बात नहीं हुई अभी। तो दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में, बिजनेस डील्स के केस में। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये करते करते हमें भी घाटा हो गया, तो दूसरा बंदा कह रहा है कि अगर तेरे को घाटा हो तो मैं दे दूंगा, तो उसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कोई भी लॉस कंपनसेट करने के लिए। तो लॉस कंपनसेट करने के लिए जो प्रॉमिस करना होता है उसे इंडेमनिटी बोलते हैं। और गारंटी की बात करते हैं अब, गारंटी इज अ 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज इंडेमनिटी इज अ 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। द श्योरिटी प्रोमिसेस टू फुलफिल, यहाँ पे भी प्रॉमिस ही होता है, लेकिन वहाँ पे वो लॉस कंपनसेट करने की बात करता है। कोई सी डिफॉल्ट के केस में यहाँ पे वो करता है कि वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा, कोई देनदारी होगी तो उसको वो पूरा कर देगा। अगर प्रिंसिपल डेटर वो फेल कर देता है, जिसने पैसा लिया है, द वन हु हैज़ द प्राइमरी लाइबिलिटी, अगर वो फेल हो जाता है पैसे देने में, सो वो पैसे पे कर देगा, उसके ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देगा। लाइबिलिटी सेकेंडरी, लाइबिलिटी सिर्फ तभी अराइज होगी अगर कोई डिफ़ॉल्ट होगा। सो ये लोन्स के केस में यूजुअली यूज़ होता है, या फिर बैंक की गारंटीज में होता है। अब मान लो अगर बैंक ने ए को लोन दिया है, तो मान लो आगे से बी बोल रहा है कि अगर ए पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, तो यहाँ पे बैंक लोन्स के केस में ये चलता है। यहाँ पे जो बी है वो हमारा श्योरिटी है, जो ए है वो प्रिंसिपल डेटर है, जो बैंक है वो क्रेडिटर है। डायग्राम की बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, तो इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस करता है लॉस कंपनसेट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, सो यहाँ पर श्योरिटी क्रेडिटर के साथ प्रॉमिस करता है, और वो क्या करता है कि अगर क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाएगा लॉस या लोन या फिर ऑब्लिगेशन का, तो श्योरिटी उसे देगा। ये उसे लोन देने का प्रॉमिस करता है कि आप इसे पैसा दे दो, अगर नहीं ये दे पाएगा कल को तो मैं दे दूंगा। अब पार्टीज राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की। इंडेमनिटी होल्डर यानी कि जो जिसे इंडेमनिटी, जिसका लॉस कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है, जिसे प्रॉमिस मिल रहा है, उसका राइट होता है कि राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस। कल को उसे कोई घाटा हुआ है, उसको कोई लॉस हुआ है, तो जितने भी लॉसेस हैं सभी उसे कंपनसेट करवाने पड़ेंगे। सो उसका ये हक बनता है कि वो सारे के सारे डैमेजेस को रिकवर करवाएगा। दूसरा बनता है राइट टू रिकवर लीगल कॉस्ट। डैमेजेस हो गए, देखो डैमेजेस, चीज़ खराब हुई, चीज़ ठीक कर दी। अब सिंपली अगर हम पीछे जाएं, हम कोई भी इसकी एग्जांपल उठाकर देखें, लाइक एक्सप्लेनेशन के केस में अगर जाएं हम, सो इंडेमनिटी के केस में इन्होंने इंश्योरेंस बोला था। मान लो कार की इंश्योरेंस हम लें, ठीक है, कार की इंश्योरेंस हमने ली। अब देखिए मान लो एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार का पार्ट ख़राब हुआ है। सबसे पहले जो इंडेमनिटी होल्डर, उसका क्या राइट है, कार का जौन सा पार्ट ख़राब हुआ है इंश्योरेंस कंपनी वो ठीक कराएगी। बम्पर ख़राब हुआ है, बम्पर ठीक कराएगी। हेडलाइट ख़राब हुई, हेडलाइट ठीक कराएगी। स्टीयरिंग खराब हुआ, स्टीयरिंग ठीक करवा के देगी, ठीक है। दूसरा, राइट टू रिकवर ऑल लीगल कॉस्ट। कल को उस कार के जो कार के एक्सीडेंट हुआ था, दूसरी कार के साथ उसने इस कार के ऊपर केस कर दिया, तो केस करने में जो लॉयर की फ़ीस है या फिर जो कोर्ट जाकर जो फ़ाइन देना पड़ रहा है, वो जो खर्चा देना पड़ रहा है वो भी कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। एक तो डैमेजेस सारे कवर करेंगे, फिर जो लीगल कॉस्ट है वो कवर करेंगे। राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज़, उसका ये भी राइट है कि वो रिकवर करवाएगा सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज़। फिर मान लो वो जो लीगल कॉस्ट हमने पे करी, वो हमारा केस अभी तक चली जा रहा है। अब वो फिर उसको हार के दूसरी पार्टी को बोल रही है, जिसका कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो दूसरी पार्टी को बोल रही है कि भाई तू ना हम कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेते हैं, हम आपस में ये केस ही ख़त्म कर देते हैं। फिर जब कॉम्प्रोमाइज़ करने पे जो पैसा दिया जाएगा ना दूसरी पार्टी को, वो भी वो कार वाला बंदा, एक्सीडेंट वाला बंदा अपनी कंपनी से रिकवर करवाएगा।
इंडेमनीफाइड से रिकवर करवाएगा। सो राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। ये 3 राइट्स होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के। एक तो वो सारे डैमेजेस सारे रिकवर करवाएगा, फिर लीगल कॉस्ट रिकवर करवाएगा, फिर वो सम पेड ऑन कॉम्प्रोमाइज भी वो उससे रिकवर करवाएगा। अब बात करते हैं राइट्स हो गए, क्या हक बनता है। अब क्या हक बनता है लेने वाले का, अब क्या कर्तव्य बनता है देने वाले का, अब क्या उसके ड्यूटीज़ बनती है। मस्ट कंपनसेट, देखो आप इसे ही उल्टा करके लिख सकते हो। उसका ये ड्यूटी बनती है कि वो उस कॉम्प्रोमाइज़ का पैसा दे, उसको ये ड्यूटी बनती है कि वो लीगल कॉस्ट कवर करे, उसकी ये ड्यूटी बनती है वो डैमेजेस दे। फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं, कोई थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। मस्ट कंपनसेट फॉर ऑल लॉसेज अंडर रिकवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जौन से भी लॉसेज आते हैं वो सारे उसे देने पड़ेंगे। मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। सो वो 3 पॉइंट लिखने के बाद आप ये 2 ऐड कर सकते हो कि गुड फेथ में काम करे, ऑनेस्टली काम करे, ये उसकी हक ड्यूटीज़ बनती है, इसका कर्तव्य बनता है। अब हम बात करते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी। क्रेडिटर जो पैसा देता है, प्रिंसिपल डेटर जो पैसा लेता है, श्योरिटी जो क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे प्रॉमिस करता है कि हाँ ये पैसा कल को दे देगा, नहीं देगा तो मैं बैठा हूँ, मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब यहाँ पे हम केस लेते हैं बैंक की। बैंक ने ए को लोन दिया, बी ने श्योरिटी डाली, ठीक है। अब राइट्स ऑफ श्योरिटी। सो जो श्योरिटी है ना उसके क्या राइट्स बनते हैं, क्या उसका हक बनता है। राइट टू रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। अब उसने तो भाई, अगर उसने जो है हमारा ए ने पैसा नहीं दिया और बी ने बैंक को पैसे दिए, सो बी का कल को हक बनता है कि वो ए से पैसे लेगा, क्योंकि उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी थी, उसकी डायरेक्ट या फिर प्राइमरी लाइबिलिटी नहीं थी। सो ये उसके हक बनता है कि वो कल को प्रिंसिपल डेटर से पैसे रिकवर करवाए। यहाँ पर फिर दूसरा है राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। स्टेप्स इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। यहाँ पर सब्रोगेशन का भी उसका हक बनता है। सब्रोगेशन का मीनिंग हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राइट टू सिक्योरिटीज। सो अब ये पॉइंट है राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। अब जो हमारा श्योरिटी है उसका क्या हक बनता है, सब्रोगेशन करने का उसका हक बनता है। आफ्टर द श्योरिटी पेज द डेट। जब श्योरिटी ने डेट पे कर दिया, ही गेट ऑल द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर। सो क्रेडिटर के जितने भी राइट्स हैं ना क्रेडिटर को, वो सारे उसे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे क्रेडिटर को राइट था पैसे वापस लेने का, पैसे नहीं दिए तो कल को इंस्टॉलमेंट लेने का, जितने भी हक है ना, मतलब इंटरेस्ट लेने का, जितने भी हक क्रेडिटर के थे ना, क्रेडिटर को पैसे दे दिए श्योरिटी ने। अब श्योरिटी ही अपने आप में क्रेडिटर वाले हक ले रहा है। सो क्या राइट्स आ गए, राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। व्हेन द श्योरिटी पेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। सब्रोगेशन का मतलब है कि हम किसी और के शू में आ रहे हैं, स्टेप्स टू द शूज ऑफ क्रेडिटर। He can use all the legal rights that the creditor had against the debtors. डेटर के अगेंस्ट जितने भी क्रेडिटर के राइट्स है वो सारे अब उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो स्टेप कर गया है इन द शूज ऑफ क्रेडिटर। एग्जाम्पल जैसे ए टेक्स लोन फ्रॉम अ बैंक, बी इज द श्योरिटी, इफ ए फेल्स बी पेज द बैंक, नाउ बी कैन रिकवर मनी फ्रॉम ए यूजिंग द सेम राइट्स एज द बैंक। तो यहाँ पे उसके पास राइट ऑफ सब्रोगेशन है, बिकॉज यू हैव स्टेप इन द शूज ऑफ क्रेडिटर। नेक्स्ट है राइट टू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज़ को राइट है उसका, सिक्योरिटीज़ के लिए हक है उसका। द श्योरिटी हैज़ द राइट। देखो अगर किसी बंदे ने, अगर मान लो ए ने बैंक से लोन लिया, तो लोन लेने से पहले कुछ वो भी तो देनी पड़ती है, गिरवी भी तो कोई चीज़ रखनी पड़ती है। जो सिक्योरिटी उसने दी उसका भी हक उसके पास आ गया श्योरिटी के पास अब, क्योंकि श्योरिटी एक तरीके का ट्रैक क्रेडिटर बन गया, उसने पैसे दिए ना एक तरीके से अब तो। The surety has a right to the benefit of all the securities given by the principal debtor to the creditor. Principal debtor ने जितने भी creditor को securities दी हैं उन सभी के ऊपर किसका हक आ गया है हमारे, surety का। Security is equals to like property, asset, documents given as guarantee like land, gold, etc. Even if the surety doesn't know about those securities, अगर surety को उन securities के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी वो उनके लिए claim कर सकता है। जैसे A ने लोन लिया एंड उसने अपना लैंड सिक्योरिटी के लिए दिया बैंक को, अब बी श्योरिटी है, सो बी लोन पे करता है, सो बी वो सारा लैंड ले सकता है जो सिक्योरिटी में पड़ा है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है राइट टू इंडेमनिटी। ओके, सो द श्योरिटी हैज़ द राइट टू रिकवर ऑल द मनी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर दैट ही पेड। अब इंडेमनिटी का मतलब हमने करा था कि अगर कोई लॉस होता है तो हम अपने इंडेमनिटी होल्डर से सारा जो पैसा है वो अपना लॉस कंपनसेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसके पास हक बनता है ये
कि वो सारा पैसा रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से जो उसने पे करा है। जैसे वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में करा था अब इंडेमनिटी के राइट्स में, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स में, कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो अपना लॉसेस क्लेम करवा सकता है, लीगल कॉस्ट रिकवर करवा सकता है, फिर साथ में वो कॉम्प्रोमाइज़ का मनी सारा सम वापस ले सकता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी जो हमारा श्योरिटी है वो फिर सारा का सारा इंडेमनिटी करवा सकता है अपने प्रिंसिपल डेटर से। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द प्रिंसिपल डेटर इज लीगली बाउंड टू रीपे द श्योरिटी। जो प्रिंसिपल डेटर है, जिसने पैसा लिया था, लोन लिया था जिसने, वो लीगली बाउंड हो जाता है श्योरिटी को पे करने के लिए। दिस इज़ बिकॉज द श्योरिटी पेड ऑन हिज बिहाफ। ये इसलिए है क्योंकि श्योरिटी ने उसके बिहाफ पे दिया है, ये लायबिलिटी उसकी नहीं थी, फिर भी उसने दी। सो एग्जाम्पल है, ए टेक्स अ लोन, बी इज़ अ श्योरिटी। ए ने लोन लिया, बी जो है श्योरिटी है। अब ए डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ए नहीं पे कर पाता, तो बी ने 50,000 बैंक को दे दिया उसके बिहाफ पे। अब बी यहाँ पर ए से 50,000 डिमांड कर सकता है, सो ये उसे इंडेमनिटी ले सकता है। और वैसे भी ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, राइट टू रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर एंड राइट टू इंडेमनिटी, आप इसमें सेम मटेरियल भी लिख दोगे ना तो कोई गलत नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता, भूले मत। तो हमने पार्टीज करी इंडेमनिटी की, 2 पार्टीज, फिर राइट्स करे हमने, 3 राइट्स करे, फिर ड्यूटीज़ करी इंडेमनीफायर की, उसे कंपनसेट करवाना चाहिए सारे लॉसेस को जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं, उसे गुड फेथ में काम करना चाहिए। फिर गारंटी की हमने पार्टीज देखी, 3 पार्टीज है गारंटी में। फिर राइट्स देखी हमने, कुल टोटल 4 राइट्स हैं सारा। 3 आप इसे समझ सकते हो, इंडेमनिटी का, सिक्योरिटीज़ का एंड सब्रोगेशन का। सब्रोगेशन का मतलब जितने भी सारे राइट्स थे क्रेडिटर के पास, वो सारे राइट्स उसके पास आ गए हैं। बहुत सारे राइट्स होते हैं, राइट। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ श्योरिटी। अब जो श्योरिटी है, श्योरिटी की ये तो राइट्स हो गए कि ये उसके हक बनते हैं। अब क्या श्योरिटी के कर्तव्य बनते हैं, टू पे डेट इफ डेटर डिफॉल्ट्स। अगर जो डेटर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, नहीं पे कर पाता, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसके बिहाफ के ऊपर क्रेडिटर को पैसा दे। मस्ट फुलफिल कंडीशंस ऑफ गारंटी, जो गारंटी की कंडीशंस है उसको भी फुलफिल करे, जैसा हमने इंडेमनिटी में करा था कि जो हमारा फायर है उसको गुड फेथ में काम करना चाहिए, उससे सारे वो लॉसेस उसको सभी लॉसेस कवर करने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। सिमिलरली जो हमारी कंडीशंस आ रही हैं गारंटी की, वो सारी फुलफिल करनी चाहिए श्योरिटी को भी। मिक्स नहीं करना है, बहुत इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट करते हैं राइट्स ऑफ क्रेडिटर। इसमें 3 पार्टीज है तो इसमें पॉइंट्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे। अब जो क्रेडिटर है, जो पैसा दे रहा है, उसके क्या हक हैं? सो वो श्योरिटी को स्यू कर सकता है डायरेक्टली कि हाँ भाई मुझे ए ने पैसा नहीं दिया, तो मैं तेरे ऊपर स्यू करता हूँ मैं तेरे को कि तेरे भी हाफ है, मैंने इसे पैसा दिया था, तूने श्योरिटी दी थी, अब मेरे को पैसा नहीं अभी तक मिल रहा, तो तेरे ऊपर मैं केस करता हूँ। कैन रिकवर फुल अमाउंट फ्रॉम श्योरिटी। अब उसने केस कर दिया, वो स्यू करने का उसके पास राइट है, उसके पास वो सारा पैसा उस श्योरिटी से रिकवर करने का राइट है। सो ये क्रेडिटर के 2 हक हैं। अब क्या क्रेडिटर की ड्यूटीज़ बनती है? मस्ट डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, कितनी सिक्योरिटी मेरे पास पड़ी है भाई, सारे वो फैक्ट्स उसे डिस्क्लोज करे। अगर मेरे को पैसा नहीं मिला तो कितना मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, सारे के सारे फैक्ट्स वो डिस्क्लोज करे। मस्ट नॉट एक्ट नेग्लिजेंटली अफेक्टिंग श्योरिटी, उसे नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे श्योरिटी को अफेक्ट। अब इस पॉइंट का मतलब पता क्या है? द क्रेडिटर शुड नॉट डू एनीथिंग केयरलेस। नेग्लिजेंट का मतलब है ऐसे ही कर देना, बिना केयरलेस, मतलब केयरलेस होके। तो जो क्रेडिटर है उसे कोई भी केयरलेसली काम नहीं करना चाहिए। दैट हार्म्स द राइट्स और सिक्योरिटी ऑफ द श्योरिटी, जो श्योरिटी की सिक्योरिटी को या फिर श्योरिटी के हक को प्रॉब्लम में ला सकता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो श्योरिटी एग्रीज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली अंडर फेयर कंडीशन। जो श्योरिटी है वो सिर्फ उस कुछ फेयर कंडीशंस में हमारे प्रिंसिपल डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के हक में होता है। अगर जो क्रेडिटर है लॉसेस सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी ही खो बैठता है कि अगर मान लो सिक्योरिटी हम क्यों लेते हैं, कल को पैसा नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी बेच के पैसा ले लेंगे। अगर सिक्योरिटी ही गुम जाती है, लाइक प्रॉपर्टी, पेपर्स, गोल्ड ही खो जाता है, या फिर वीकन्स द लीगल पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी, जो श्योरिटी है उसकी लीगल जो पोजीशन है वो खतरे में आ जाती है।
एक्ट्स केयरलेसली इन हैंडलिंग द ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली नहीं कर पाता, देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रीड फ्रॉम द लायबिलिटी। अब ये कुछ केसेस हैं जिसमें जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से फुली या फिर पार्शली फ्री हो जाता है। कैसे? अगर सिक्योरिटीज खो गई, अगर श्योरिटी की लीगल पोजीशन यानी वो इंसॉल्वेंट थोड़ा सा हो गया, या फिर ट्रांजैक्शन केयरलेसली हो रही है, तो इसमें जो श्योरिटी है वो ख़त्म, जो श्योरिटी की लायबिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी। वाई दिस रूल एग्जिस्ट? अब ये जो रूल है ये क्या था? रूल हमारा ये था मस्ट नॉट एक्ट नेग्लिजेंटली अफेक्टिंग श्योरिटी। ये हमारे क्रेडिटर का था पॉइंट, उसका ये राइट था, उसका ये ड्यूटी थी। देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, ये हमने पढ़ लिया। वाई दिस रूल एग्जिस्ट? बिकॉज द श्योरिटीज रिस्क डिपेंड्स ऑन द क्रेडिटर्स एक्शन। जो श्योरिटी का रिस्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रेडिटर के एक्शन के ऊपर। इफ़ द क्रेडिटर बिहेव्स इररिस्पॉन्सिबली इट इज़ अनफेयर टू होल्ड द श्योरिटी लायबल। अगर हमारा जो देनदार है वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसको पैसे ही क्यों देने हैं, तो श्योरिटी की लायबिलिटी ही क्यों राइज करें? एग्जाम्पल देते हैं, ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक, बी इज़ द श्योरिटी, द बैंक हैज़ एज प्रॉपर्टी पेपर्स एज सिक्योरिटी। बैंक के पास ए के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। इफ बैंक लूजेज दोज पेपर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस देन बी श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू दैट एक्सटेंट बिकॉज हिज रिकवरी ऑप्शन इज अफेक्टेड। अगर उसने मान लो पैसे दे दिए बैंक को, बैंक के पास जो सिक्योरिटीज़ है फिर वो बी को जानी थी ना, वो बी को गई नहीं, तो बी तो पैसा रिकवर ही नहीं कर पाएगा, इसलिए बी को इस लायबिलिटी से हम फ्री कर देते हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं अपना। सो हियर वी हैव ड्यूटीज़ ऑफ राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स हमने कर लिया कि वो डायरेक्टली क्रेडिटर जो है वो स्यू कर सकता है श्योरिटी को, वो फुल अमाउंट रिकवर कर सकता है श्योरिटी से। फिर हमने क्रेडिटर की ड्यूटीज़ देखी, ये तो क्रेडिटर के हक हो गया। क्रेडिटर क्यों क्या करना चाहिए? एक तो सारे मटेरियल फैक्टर डिस्क्लोज करना चाहिए और उसे नेग्लिजेंटली काम नहीं करना चाहिए। अब एग्जांपल्स की बात करें, इंडेमनिटी की एग्जांपल लें, ए प्रॉमिसेस टू कंपनसेट बी इफ़ बी सफर्स लॉस ड्यू टू बिजनेस डील्स विद ए। अब ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को कॉम्पनसेट करेगा अगर बी को कोई भी घाटा होता है सी के साथ बिजनेस डील करने में। सो बी को सफ़र हुआ लॉस, अब ए उसे पे करेगा। सो ये इंडेमनिटी की एग्जांपल है। अब गारंटी की एग्जांपल देखिए तो ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक एंड बी गारंटीज रीपेमेंट, इफ ए फेल्स बी मस्ट पे। अगर ए पैसा नहीं दे पाया बैंक को तो बी को देना पड़ेगा, फिर बी ए से लेगा। अब केस लॉ की बात करें, इंडेमनिटी का केस आप कर सकते हो एडमसन वर्सेस जार्विस 1827। एडमसन वर्सेस जार्विस में क्या था? द इंडेमनीफायर मस्ट कंपनसेट इवन बिफोर एक्चुअल लॉस अकर्स इफ लायबिलिटी अराइजेस। जो इंडेमनीफायर है यानी कि जो प्रॉमिस करता है लॉस कंपनसेट करने का, उसे कंपनसेट करना चाहिए बिफोर एक्चुअल लॉस अकर्स, एक्चुअल लॉस अकर होने से पहले इफ़ लायबिलिटी अराइजेस, अगर कोई देनदारी आती है। सो गारंटी केस में हम इसका जो केस है ना ये हम फिर से डिस्कस करेंगे, अभी सर मैंने रीड करा है। गारंटी केस की बात करें उसमें हम करेंगे बिर्कमेर वर्सेस डार्नल 17(4) established distinction between original promise and collateral promise। original promise and collateral promise में क्या डिफरेंस है ये वो बताता है। सो फटाफट से डिफरेंस करते हैं, क्या डिफरेंस है। इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती है, गारंटी में 3 पार्टीज होती है। इंडेमनिटी की श्योरिटी की इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है क्योंकि कोई भी लॉस होता है तो उसे ही कंपनसेट करना पड़ता है। गारंटी में सेकेंडरी लायबिलिटी थी श्योरिटी की, नेचर जो है उसमें कंपनसेशन वो सारी कंपनसेट करता है। गारंटी में एश्योरेंस देता है, एश्योरेंस वाला पॉइंट भी हम समझेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 बंदों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो गारंटी और प्रिंसिपल डेटर में, फिर गारंटी और क्रेडिटर में, फिर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पर्पस क्या होता है? लॉस को रिकवर करने के लिए। उसमें पर्पस क्या होता है? इंश्योर करने के लिए परफॉर्मेंस को, आपस में परफॉर्मेंस इनकी होनी चाहिए, फिर लायबिलिटी बाद में हम दे देंगे। एग्जाम्पल की बात करें इंश्योरेंस की, उसमें बात करें बैंक लोन की। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन देखने से पहले हम फटाफट से ये जो केसेस हैं इनको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। वो सिंपल सा है, अश्योरेंस मीन्स अ प्रॉमिस। अश्योरेंस का मतलब है कैसा प्रॉमिस या फिर गारंटी दैट समथिंग विल डेफिनेटली हैपन और बी फुलफिल्ड। एक चीज़ कोई भी होगी ही होगी या फिर उसे पूरा किया ही जाएगा, ये प्रॉमिस होता है। सो सिंपली हम गारंटी में एश्योरेंस ही तो देते हैं, राइट। So in general use it is used when someone gives
कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी टू अनदर पर्सन। एग्जाम्पल है डोंट वरी आई गिव यू श्योरेंस दैट आई विल कंप्लीट द वर्क। स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है, कॉन्फिडेंस है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, लीगल और बिजनेस टर्म्स। एश्योरेंस मीन्स अ कमिटमेंट टू फुलफिल और ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, उसकी एश्योरेंस हम बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम एश्योरेंस कैसे यूज़ करते हैं, द श्योरिटी अश्योर्स द क्रेडिटर that if the principal debtor fails, I will pay. Right? Assurance means a promise that creates confidence about the performance of an obligation. अब बात करते हैं हमारे केस की। पहला जो इंडेमनिटी का केस था, एडमसन वर्सेस जार्विस। जार्विस डिफेंडेंट है, इंस्ट्रक्टेड एडमसन वो क्या है, प्लेंटिफ। अब डिफेंडेंट क्या होता है, प्लेंटिफ क्या होता है, वो भी समझते हैं अपन। सबसे पहले तो हम यही समझे प्लेंटिफ क्या होता है। द पर्सन हु फाइल्स द केस, ऐसा बंदा जो केस करता है, जो स्यू करता है ना, यानी जो कंप्लेंट करता है कोर्ट में जाकर, उसे प्लेंटिफ बोलते हैं। और डिफेंडेंट, द पर्सन अगेंस्ट होम द केस इज फाइल्ड। डिफेंडेंट मीन्स आपके ऊपर कोई केस आ गया, आप डिफेंड कर रहे हो उस केस को, तो आपके ऊपर केस लगा, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है कोर्ट के अंदर, तो आप डिफेंडेंट हो, और जो केस करता है वो प्लेंटिफ है। डिफेंडेंट जो कंप्लेंट करने वाला होता है, प्लेंटिफ जो कंप्लेंट करता है, डिफेंडेंट जिस पे केस हुआ होता है। एडमसन वर्सेस जार्विस का इंडेमनिटी केस देखते हैं। एडमसन जो है वो केस करता है जार्विस के ऊपर। केस फाइल किया जाता है और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई होती है। स्टोरी क्या है, जार्विस ने एडमसन को बोला ये कैटल बेच दो। ठीक है, आप सिंपली देखो, जे ने ए को बोला ये मेरी कैटल्स, उसने मेरी नहीं बोला, उसने सिंपली बोला ये कैटल्स बेच दो। एडमसन ने उसकी बात मान के कैटल्स बेच दी। बाद में पता चला कि कैटल्स तो जार्विस जे की थी ही नहीं, रियल ओनर ने एडमसन पे केस कर दिया। मान लो रियल ओनर कोई भी XYZ, उसने ए के ऊपर केस कर दिया कि जे ने तुझे, मतलब किस तेरे को, तूने बेची कैसी है कैटल्स, ये तो मेरी थी, XYZ की थी, तूने कैसे बेच दी। एडमसन को जो पैसे देने पड़े ना, वो जो लॉस हुआ, नाउ यहाँ पे एडमसन क्या करता है, एडमसन के ऊपर केस हुआ होता है, कोर्ट गया और बोला मैंने जे के कहने के ऊपर ये काम करा था, मेरा लॉस हुआ है, मुझे पैसे वापस दिलाओ। ठीक है, कोर्ट का डिसीजन ये हुआ कि जो जार्विस है जिसके ऊपर केस हुआ, जार्विस जिसके ऊपर केस हुआ, वो एडमसन को कंपनसेट करेगा। ओके, हियर द प्लेंटिफ इज एडमसन एंड जार्विस इज द डिफेंडेंट। यहाँ पे जार्विस को एडमसन को पैसे देने पड़े, क्योंकि जार्विस ने उसे झूठ बोला कि ये कैटल्स बेच दो, क्योंकि एडमसन को लगा उसकी होंगी, लेकिन ये XYZ की थी। जार्विस को एडमसन को पैसे देने पड़े, ये कोर्ट का डिसीजन रहा। अब ये हुआ क्यों, एडमसन ने काम जार्विस के कहने पर किया, लॉस भी उसी की वजह से हुआ, इसलिए जार्विस को पैसे देने होंगे। इफ़ अ पर्सन सफ़र्स लॉस वाइल एक्टिंग ऑन अनदर्स इंस्ट्रक्शन, सिंपली ये आप याद रखो एक बात कि अगर एक बंदा कोई घाटा लेता है किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर, लेटर उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही उसे वो करने की इंस्ट्रक्शंस दी थी। अब गारंटी वाले केस की बात करें तो ब्रिकमियर वर्सेस डैर्नल की बात करें, ब्रिकम ने केस करा था डैर्नल के ऊपर। डैर्नल डिफेंडेंट है, ब्रिकमियर प्लेंटिफ है जिसको पैसे चाहिए थे, और डैर्नल जिसने प्रॉमिस दिया था। पूरी स्टोरी पढ़ते, एक थर्ड पर्सन था, मान लो ए, जिसको पैसे चाहिए थे, ए को पैसे चाहिए थे, और डैर्नल ने मान लो ए को पैसे चाहिए थे, डी ने बी को बोला कि तुम ए को माल या फिर पैसा दे दो, अगर ए नहीं देगा तो डी बैठा है, डी देगा पैसा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ए ने पेमेंट नहीं दी, किसको नहीं दी, बी को। अब जो बी है ना, उसने डी से पैसे मांगे। कोर्ट में क्वेश्चन था क्या डी का प्रॉमिस डायरेक्ट प्रॉमिस था या गारंटी थी। कोर्ट का ये डिसीजन हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। जो डी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब ए फेल हो जाता है, मतलब उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी है, इसलिए ये गारंटी है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक लाइन ये सिंपल आप याद कर लो कि अगर ए पैसा नहीं दे पा रहा तभी वो डी के ऊपर केस कर सकता है, नहीं तो वो डी के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लायबिलिटी ही सेकेंडरी है। अब ए प्रॉमिस टू पे द डेट ऑफ अनदर इज ऑन डिफॉल्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सिर्फ डिफॉल्ट के केस में पे करना उसकी गारंटी होती है, वैसे नहीं होती।
सो दिस वॉज ऑल. अब फटाफट से अपन अपनी पढ़ते हैं कंक्लूजन को, राइट. So here we have the conclusion with us. Wait a minute. Yes. Contract of indemnity and guarantee play a crucial role in commercial transactions. स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है. यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और जो गारंटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट. ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं. वाइल इंडेमनिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉसेस को कंपनसेट करवाता है इंडेमनिटी. गारंटी इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. जो गारंटी है वो ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस की अश्योरेंस देता है. बोथ आर एसेंशियल टूल्स फॉर मैनेजिंग बिजनेस रिस्क को मैनेज करने के लिए दोनों बहुत ही बढ़िया टूल्स हैं इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.